और तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं, लोहिया जी के चरणों में नमन करता हूं, चौधरी चरण सिंह जी के भी चरणों में नमन करता हूं, तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन। मंच पर बैठे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, करोड़ों करोड़ों दिलों की धड़कन माननीय श्री अखिलेश यादव जी और अध्यक्षता कर रहे शाहिद मंजूर साहब, मंच पर बैठे रफीक अंसारी साहब विधायक जी, मंच पर बैठे हमारे अतुल प्रधान जी और हमारे भाई आदर्श जी, सम्मानित मंच, बहुत सारे नेता हमारे मंच पर बैठे हैं। सभी का नाम लूंगा, समय बीत जाएगा और थोड़ा सा समय मिला है साथियों। यहां मेरी पत्नी सुनीता वर्मा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन ने, जो कांग्रेस के हमारे अवनीश काजला जी जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के हमारे अंकुश चौधरी जी बैठे हैं, गठबंधन ने मेरी पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दिया, जनरल सीट पे दिया। बहुत बड़ा एहसान नहीं, बहुत बड़ा सम्मान हमारे समाज को दिया। और सम्मान इस तरीके का, टिकट दिया, टाइम कम था, 4 तारीख थी, समय भी करीब 9 बज गया था। कहा जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ और जाके सिंबल अपना नॉमिनेशन करके आओ। ये बहुत बड़ा सम्मान हमारे समाज को दिया। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, अपने समाज के लोगों से भी, दलित समाज और मुस्लिम समाज और सर्व समाज के लोग यहां पर हैं, तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाली 26 तारीख को आप साइकिल के सामने वाला बटन दबा देना, तो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़ जाएगा। मेरे दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हवाओं के रथ पे दिखाई देता है, जो खुद अपने आप में दिखाई देता है और चुना गया था वतन के लिए, वो हमेशा दूसरे मुल्कों में दिखाई देता है। दोस्तों, ऐसी भाजपा से बच के रहना है। ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर भाजपा को हटाना चाहते हो तो आपको गठबंधन को वोट देना होगा। अगर भाजपा को हटाना चाहते हो, भाजपा से इस देश को आजाद कराना चाहते हो, भाजपा से इस देश को मुक्त कराना चाहते हो, तो साइकिल के सामने वाला बटन दबाना होगा। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि पूरी तरीके से हम आपकी सेवा करेंगे, जहाड़ादों के पीछे नहीं हटेंगे, ये वादा है आप लोगों से। मैं अपने तमाम साथियों का और जो मंच पर बैठे हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भाजपा ने बहुत सताया है हमको। 2 अप्रैल का आंदोलन आपको याद होगा। 2 अप्रैल के आंदोलन में मैं जेल गया था, मुझे 6 महीने जेल में रखा और रासुका मेरे पे लगाई। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, 26 तारीख को आपको क्योंकि इस सरकार में लाठियां सब पे बरसी हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे व्यापारी हो और चाहे एडवोकेट वकील हो, सब पे लाठियां बरसी हैं। इस लाठियों का हिसाब लेना है। एक एक लाठी का, एक एक जेल में बिताए हुए एक एक पल का हिसाब इनसे लेना है। तभी मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 26 तारीख को साइकिल का बटन दबा देना और इन लाठी वाली सरकार को यहां से भगा देना। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगा दूं, कुछ को आप जगा दो। इरादे हमारे क्या हैं, भाजपा वालों को बता दो और आने वाली 26 तारीख को साइकिल का बटन दबा दो। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। यहां इस मंच से मुझे बोलने का मौका दिया पत्नी मेरी सुनीता वर्मा बोल रही थी, पहली जो प्रत्याशी है आपकी, तो दोनों हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद दे दो भाई, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। धन्यवाद माननीय योगेश वर्मा जी। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में बसपा छोड़ के हमारे वर्तमान पार्षद परविंदर भारती जी समाजवादी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका भी इस परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे जिला कमेटी के कई साथी रह गए थे मंचासीन आने के लिए, उनसे मैं माफी मांगता हूं। यशवीर सिंह छिलोरा जी, शशिकांत गौतम जी, मुनीर इंचोली जी, बाबर चौहान जी, साकिब सईद जी,
और जो रह गए उनसे सभी से माफी मांगते हुए मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक सियासत में आला मुकाम रखने वाले हमारे इस जलसे की आज अध्यक्षता कर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय शाहिद मंजूर जी से दरखास्त करता हूं कि वो आए और माननीय जी का स्वागत करें और अपने विचार रखें। धन्यवाद शाहिद मंजूर जी। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सुनीता वर्मा जी के चुनाव में यहां तशरीफ लाए हमारे नेता, जन जन के नेता, युवाओं के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल कट रही है, चरम पर है, मौसम गर्म है, इतनी गर्मी में आप यहाँ तशरीफ लाए, हम आपका स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो कैंडिडेट यहाँ पर दिया है इंशाअल्लाह इसको जिता के भेजेंगे। आपको अगली मीटिंग में जाना है और मुझसे सिर्फ ये कहा गया है कि मैं सिर्फ स्वागत करूं, आपके आदेशों का पालन करते हुए दोबारा से आपका स्वागत करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और पहले चरण का जो चुनाव हुआ थे उस चुनाव के लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप जो पहले चुनाव की जो सीट हैं तमाम सीटों को आपका इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, इसके लिए आपको एडवांस में मुबारकबाद। बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं शहर विधायक लोकप्रिय नेता रफीक अंसारी जी से गुजारिश करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। रफीक अंसारी साहब। देखिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई, मैं तो मेरा एक नारा लगाऊंगा, मैं आपको एक नारा लगाऊंगा, आप उसको जवाब देंगे। मैं कहूंगा मोदी जी को दे दो तार, आप कहोगे बीजेपी की हो गई हार। मैं कहूंगा अमित शाह को दे दो तार, आप कहोगे बीजेपी की हो गई हार। मोदी जी को दे दो तार। नहीं यार, मजा नहीं आया। ये योगी आदित्यनाथ तक एक नारा लगना चाहिए, आवाज पहुंचनी चाहिए उसके कानों तक, तब लगेगा कि मेरठ की आवाज कैसे आई है। अरे मोदी जी को दे दो तार, मोदी जी को दे दो तार, अमित शाह को दे दो तार, अमित शाह को दे दो तार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनाब हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी के सदर मोहतरम जनाब अखिलेश यादव साहब मेरठ के सरजमी पे तशरीफ लाए। मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। और खाली शुक्रिया नहीं, इंशाअल्लाह 26 तारीख को वोट डालकर मेरठ की तकदीर भी बदलेगी और लखनऊ में और दिल्ली में अखिलेश यादव के इंशाअल्लाह हाथ मजबूत भी होंगे। साथियों, देश के अंदर आप इस देश के अंदर देखिए संविधान बदलना चाह रहे हैं। आप भूल गए कोरोना के अंदर कितने लोग ही कत्लेआम हुआ, कितने लोग मारे गए, किस सरकार की वजह से मारे गए। ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा इंशाअल्लाह। मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों बजाकर अखिलेश यादव साहब का शुक्रिया अदा करिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बाद अखिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए खत्म हुआ वो इंतजार जिसका हम और आप लोग इंतजार कर रहे हैं। अपने जनप्रिय महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन मेरठ की इस क्रांतिकारी धरा से मैं कहना चाहता हूं कि एक इतना जुनून तो दिखा दो कि कम से कम अखिलेश यादव जी कहे हम कुछ खाते पीते भी हैं। एक नारा ऐसा तो लगा दो कि जुनून पैदा कर दे। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव,
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने महबूब नेता से अतुल प्रधान जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और धन्यवाद करें। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने 1 मिनट धन्यवाद के लिए दिया। यहां पर उपस्थित आदरणीय आज के प्रत्याशी योगेश वर्मा जी और सुनीता वर्मा जी, यहां पर आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव रुद्रसेन जी, भाई मनोज जी, भाई हमारे रफीक अंसारी जी, और आज इस मजमे के लिए जिन्होंने मेहनत करी, और हमारे बड़े आदरणीय शाहिद मंजूर साहब, हमारे साथी हमारे भाई आदर्श जी, हमारे साथी नदीम जी जिन्होंने ज्वाइन की, जिलाध्यक्ष मेरठ और जिलाध्यक्ष हापुड़ की जितनी कमेटी के लोग हैं, यूथ के हमारे तमाम साथी, और जो सामने हमारे नौजवान साथी और बड़े बुजुर्ग हैं, मैं तमाम साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं। सारे पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं। अभी जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें गठबंधन और समाजवादी पार्टी सबसे आगे है, और मैं समझता हूं 8 में से 8 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, गठबंधन जीतने जा रहा है। और इस चरण के लिए भी हम सब लोग इकट्ठा हो और 26 तारीख को एक एक वोट मेरठ और हापुड़ में साइकिल के निशान पर डालने का काम करें। एक एक व्यक्ति इकट्ठा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से नारा लगाइए, अखिलेश यादव। दोनों हाथ उठा के अखिलेश यादव। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब मैं माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, लाखों युवा दिलों की धड़कन, हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव से गुजारिश करूंगा, वो आए ना। अखिलेश यादव, दोनों हाथ उठा के अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, केजरीवाल। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ठीक है, थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा जगह बना लेना। थोड़ा सा जगह बना लेना, थोड़ा सा जगह बना लेना। समाजवादी पार्टी के हमारी पार्टी के अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष चौधरी आदिल, समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष विपिन चौधरी जी, इस चुनावी जनसभा में और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे शाहिद मंजूर साहब, पार्टी के विधायक हमारे रफीक अंसारी जी, विधायक अतुल प्रधान जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अवनीश काजला जी, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी जी, जाहिद अंसारी जी, अंकित गिरी जी, बबलू प्रधान, प्रदीप कसाना जी, राकेश यादव, ओमपाल गुजर जी, रुद्रसेन जी, आदरणीय रुद्रसेन जी, मुखिया गुजर जी, विधायक आशु मलिक, पूर्व विधायक मनोज गुजर जी, राजपाल सिंह जी, पार्टी के पुराने अध्यक्ष अब्बास, इसरार सैफी, हमारी पार्टी में शामिल हुए दिल्ली के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी, शकील सईसा, अब्बास भाई, और पार्टी की जब सरकार थी उसमें मंत्री अयूब अंसारी जी, और बहुत सारे नेता हैं मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं। सभी हमारे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता जो मंच पर हैं, और मैं देख रहा हूं बहुत सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता मुझे चुनावी जनसभा में दिखाई दे रहे हैं। सभी हमारे कार्यकर्ता साथी, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस गर्मी में जहां ये चुनाव जनसभा हो रही है, आसपास न कोई कॉलोनी दिखाई दे रही है, न कोई ऐसा बड़ा गांव दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आप सबसे अपील करने आया हूं। मैं I'm at the top, never gonna stop. I run the game, money, power.
करके उन्हें लोकसभा में भेजने का काम करना। मुझे याद है कि मेरठ की टिकट को लेकर के बहुत चर्चा हुई है। मेरठ की टिकट को लेकर के लगातार चर्चा होती रही। न केवल हमारे दल में उसकी चर्चा थी, बल्कि जो दूसरा दल है उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा रही। लेकिन अंततोगत्वा हमारे तमाम साथियों ने सुझाव दिया और कई महत्वपूर्ण लोगों ने ये जानकारी दी कि अगर आप सुनीता वर्मा जी को यहां से लड़ा देंगे तो वो सबसे ज्यादा वोट्स करके जीत करके जाएंगी। योगेश वर्मा जी, सुनीता वर्मा, इनके परिचय किए और इनका परिचय नहीं होना है, सब आप लोग जानते हैं। इनके बारे में आप सब लोग परिचित हैं और जिस तरह की लड़ाई इस बार छिड़ी हुई है उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। मैं जब हवाएं तेज चलती हुई देख रहा था, मैं देख रहा था ये गुब्बारा नीचे तक आ जा रहा था। ये ऐसी पश्चिम की हवा चली है कि पश्चिम की हवा ने सब पलट दिया। बताओ ये पलटने वाली हवा थी कि नहीं थी पहले चरण की? और जो लोग दूसरी दल की फिल्म को, उनकी फिल्म के शो को फ्लॉप शो बोल रहे थे, बताओ पहली दिन ही पहले शो में भारतीय जनता पार्टी की फिल्म फ्लॉप हो गई कि नहीं हो गई? फ्लॉप। न केवल उनकी फिल्म फ्लॉप हुई है, अब उनकी कोई घिसी पिटी कहानी सुनना नहीं चाहता है, न कोई उनके डायलॉग सुनना चाहता है, न उन्हें कोई वोट देना चाहता है। ये माहौल बन गया कि नहीं बना है? और मेरठ की धरती तो क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहां के लोगों ने आजादी दिलाने का काम किया है। आजादी का आंदोलन जब जब चला, यहां के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और भागीदारी देकर के हमारे देश को आजादी दिलाने में यहां के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो धरती आजादी दिला रही हो, बताओ बीजेपी से आजादी दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? आप लोग बीजेपी से आजादी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप लोग? और बीजेपी के लोग 10 साल बाद आए हैं। इनके 10 साल का हिसाब किताब अगर हम पूरे 10 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब लगाएं तो हमारे किसान भाई जानते होंगे सबसे ज्यादा दुखी और तकलीफ में वही लोग रहे। उनको सबसे ज्यादा संकट में डालने का काम किया इन्होंने। यहां के लोग बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली जाकर के आंदोलन को मजबूत बनाए। अगर उन्हें संघर्ष करना पड़ा होगा, संघर्ष किया। और जिस समय बीजेपी के लोगों ने 3 काले कानून लागू किए थे, उस समय यहां के और खासकर पश्चिम के किसानों ने जाकर के धरना दिया था दिल्ली में। यहां के किसान, यहां का नौजवान अगर निकलना चाहता था धरने के लिए तो उनके ट्रैक्टरों को पकड़ लेती थी पुलिस। ट्रैक्टर में डीजल नहीं भरने देती थी। लेकिन यहां का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान और देश का किसान उससे घबराया नहीं। वो लड़ता रहा, सालों साल बैठा रहा। 1000 किसान शहीद हो गए, लेकिन किसानों ने आंदोलन को नहीं छोड़ा और अंतर्गतवा सरकार को 3 काले कानून वापस लेने पड़ गए। 3 काले कानून वापस हो गए।
आज भी किसान आंदोलन कर रहा है, वो अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है कि एमएसपी को लेकर के कानूनी अधिकार मिले किसानों को, लेकिन ये सरकार अभी भी सुन नहीं रही है। हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जिस समय जीतेगा तो हमारे किसानों को एमएसपी का अधिकार देकर के उनको खुशहाल बनाने का काम होगा। जो लोग कहते हैं कि गरीबी नहीं मिटेगी, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जिस समय हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, गरीबी अपने आप मिटना शुरू हो जाएगी। गरीब खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो गरीबी भी मिट जाएगी। जिस सरकार ने किसान को धोखा दिया हो और नौजवान जिसकी सरकार में परेशान रहा हो, वो सरकार बचेगी कैसे? हमारे नौजवानों को याद होगा, ये नौजवान पढ़ लिख करके, मेहनत करके, कोचिंग कर करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। जब भी सरकार ने परीक्षा लिखाई और परीक्षा की तारीख दी, लेकिन जैसे ही परीक्षा हुई पेपर लीक हो गया। इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं सरकार ने कराई, सबके पेपर लीक हुए हैं। लगभग 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। और जब आखिरी में अभी पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी, बड़े पैमाने पे नौजवान निकल करके परीक्षा दे करके आए थे। लाखों लाख पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा देने गए थे, लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके परीक्षा का पेपर लीक करा दिया। हमारे नौजवान सड़कों पे आ गए। मैं उन दिनों जहां भी गया, नौजवान परीक्षा रद्द कराना चाहते थे। परीक्षा रद्द हो उसके लिए निकल पड़े थे। सरकार को स्वीकार करना पड़ा और परीक्षा रद्द हो गई। मैंने कई बार गणित बताया और मैं फिर बताता हूं मेरठ में, और यहां पर बताना इसलिए जरूरी है कि यहां तो प्रधानमंत्री भी आए हैं और योगी जी और जो मुख्यमंत्री जी इतने घबराए हुए हैं मेरठ से कि मेरठ को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमें सुनने में आया है कि कई बार आ चुके हैं, इतने घबराए हुए हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी से, सुनीता वर्मा से इतने घबराए हुए हैं कि बार बार मेरठ आ रहे हैं। हम उससे कहना चाहते हैं कि जो 60 लाख का हिसाब है, अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश भी आपको छोड़ना पड़ेगा। 60 लाख बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए, जिनका भविष्य अंधकार में डाल दिया सरकार ने। और अगर उनके मां बाप को भी जोड़ दें तो एक परिवार के 3 सदस्य, अगर 3 का गुणा कर दें हम 60 लाख में, तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभा से भाग दे दें तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो सोच लीजिए, जब किसान और नौजवान इनके खिलाफ खड़ा हो तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा कि नहीं होगा सफाया। जहां ये परीक्षा जानबूझ करके लीक करा रहे हैं, इसलिए लीक कर रहे हैं क्योंकि नौकरी न देनी पड़ जाए। क्या आप सोच सकते हैं, यहां पर बीजेपी की सरकार, जहां पर परीक्षा लीक हो रहे पेपर, वो बीजेपी की सरकार, दोनों जगह बीजेपी की सरकार। और अगर ये लोग सावधान हो गए होते तो अब पेपर लीक नहीं होता, हमारे नौजवानों का भविष्य बन जाता। इन्होंने केवल परीक्षा लीक से हमारे नौजवानों का भविष्य नहीं खराब किया, बल्कि अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी मेरठ का नौजवान और पश्चिम से लेकर के उत्तर प्रदेश का नौजवान कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। यहां पर फौज में
भर्ती होने के लिए सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करता है। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं, समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू नहीं होगी। जैसे पहले फौज की भर्ती होती थी, पक्की नौकरी और जीवन भर वर्दी पहनने का मौका मिलना है। जब ये हर मुद्दे पर फेल हो गए, जब जनता इनके जुमलों को समझ लिया, जब जनता ने इनके जुमलों को समझ लिया, तो ये नए तरह की गारंटी लेकर के आए हैं। ये गारंटी जुमले से 10 साल लंबी है। 10 साल लंबी गारंटी है जुमले से। और आपको जुमले तो पता ही हैं आपको इनके। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ 10 साल में किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो? हमारे बुनकर भाइयों को कहा था कि हम खुशहाली के रास्ते पे ले आएंगे। बताओ बुनकर भाई कहां खुशहाली के रास्ते पे आ पाए हैं? हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ किसी नौजवान को नौकरी रोजगार मिले हो तो बता दीजिए। लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन हुए थे निवेश को लेकर के, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इतने बड़े पैमाने पे एमओयू करा लिए, इतने लोग निवेश करने आ रहे हैं। बताओ मेरठ में कोई नया कारखाना या आसपास कोई नया जमीन दे करके कारखाना लगा हो तो बता दो। कोई कारखाना नहीं लगाया। ये जो गारंटी लेकर के आए हैं, ये हमें और आपको धोखा देना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी गारंटी से बचिए। ये वो लोग हैं जो कोरोना को तालियों थाली से भगाना चाहते थे। ये इनकी गारंटी नहीं है, ये घंटी है। ये गारंटी नहीं है, ये घंटी है जो बजाने के लिए दी है। और हमें और आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान की कितनी बड़ी गारंटी देकर के गए हैं, सोचो कभी। हमें बीजेपी की गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की गारंटी दी है, वो हमें संविधान की गारंटी चाहिए। वो संविधान हमारे मान सम्मान की गारंटी देता है। वो संविधान हमें आपको रोजगार का अधिकार देता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमें आरक्षण का अधिकार देता है, आरक्षण की गारंटी देता है। इसलिए हमें बीजेपी की गारंटी नहीं चाहिए। बीजेपी की गारंटी वो घंटी है। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान की गारंटी चाहिए। इसलिए सावधान होकर के संविधान बचाने का भी ये चुनाव है। जहां हम आपसे कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना है, वहीं ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। जो लोग दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, माफिया कहते हैं, अपराधी कहते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं आज देश में सबसे बड़ी गोदाम भ्रष्टाचारियों की, माफियाओं की, अपराधी की कोई बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की गोदाम बनी है। भारतीय जनता पार्टी की गोदाम में देश के सब भ्रष्टाचारी हैं, सब माफिया उत्तर प्रदेश के वहीं पहुंच गए हैं। ये लोग जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड की बात होती है बीजेपी के लोग बेहोश होने लगते हैं। और इस गर्मी में अगर बीजेपी के लोगों से पूछोगे कि जो आपने चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड से, उसका हिसाब किताब क्या है, कोई हिसाब किताब बनाने के लिए तैयार नहीं है। हम आप लोग सब जानते हैं, लोग अपने आप चंदा देते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। बीजेपी के लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से सहयोग नहीं मांगा,
इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा करके वसूलने का काम किया है। 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़, क्या ये इतना पैसा नहीं वसूला गया? इनसे जब पूछो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में कुछ बताओगे, तो इस गर्मी में वो इलेक्ट्रोल मांगने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इलेक्ट्रोल की जरूरत पड़ती है उन्हें। बताओ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा रखा है कि नहीं बजा रखा है? और उसी से बचने के लिए झूठे मुकदमे लगा लिए। आप पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन पे झूठे मुकदमे लगा दिए। जब इनकी बदनामी होने लगी इलेक्ट्रोल बॉन्ड से, तो उन्होंने साजिश कर करके तमाम विपक्ष के लोगों को फंसाना शुरू कर दिया। चाहे वो आप पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली के हों या झारखंड के मुख्यमंत्री, इन्होंने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और झूठे मुकदमे आज तो लगाए ही हैं। याद होगा जब आंदोलन छिड़ा था 2 अप्रैल को, सबसे ज्यादा दलितों पर मुकदमे अगर किसी ने लगाए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे। हमारे बहुत सारे नेता हैं, आप में से भी लोग होंगे जिन पे झूठे मुकदमे लगे होंगे। ये सरकार केवल झूठे मुकदमे लगाए। योगेश वर्मा जी, इन पे भी लगे मुकदमे, सब पे लगाए इन्होंने। ये अन्याय कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आप सबसे निवेदन और अपील करने आए हैं। पीडीए की लड़ाई बड़ी छिड़ गई है, और पीडीए की लड़ाई से जैसे जैसे पीडीए आगे बढ़ रहा है, एनडीए के लोग घबराए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की इधर जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है। बताओ, झूठ और लूट की पहचान है कि नहीं इन बीजेपी वालों की? बीजेपी वाले क्या सच बोलते हैं? बताओ आप। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। बताओ, उससे बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और ये जो परिवार वाली बात कर रहे हैं, हमारे आपके पीडीए परिवार का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पीडीए परिवार सबसे बड़ा परिवार है। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई तो हैं ही हैं, आधी आबादी भी है, और पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं। हम उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके मन से राजनीतिक चेतना जागी और उन्होंने झंडा बुलंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और मदद करते थे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, उनके साथ भेदभाव किया है, तमाम वो लोग अपनी पंचायत कर करके और अपने राजनीतिक चेतना का सम्मान करते हुए वो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की मदद करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग भी मदद करिए। मेरठ से जो शुरुआत होने जा रही है दूसरे चरण में, ये जीत की, बड़ी जीत की आवाज होगी यहां से। जिन्होंने आजादी दिलाई हो और उस आजादी के आंदोलन में साथ दिया हो, बताओ बीजेपी से भी आजादी दिलाओगे? और महंगाई कहां है, बेरोजगारी कहां है, वो आप सब जानते हो। चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसीलिए न बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, न ये रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जो जो समाजवादियों ने काम किए वो आज भी दिखाई देते होंगे सड़कों पर। आज अगर एम्बुलेंस चल रही है और अगर आप फोन मिलाते होंगे एम्बुलेंस के लिए, तो एम्बुलेंस आपकी मदद करने पहुंचती है। जो समाजवादियों ने अच्छी योजना बनाई थी, बीजेपी वालों ने वो योजना भी खराब कर दी। बताओ, एम्बुलेंस वाली योजना खराब कर दी कि नहीं कर दी? और यहां पर तो वो समय भी देखा
जब डॉक्टर लूट कर रहे थे गरीबों से, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है, मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं नहीं है, एमआरआई कराना चाहोगे तो पैसा वसूला जाएगा, अगर आप अल्ट्रासाउंड से लेकर के एक्सरे कराओगे तो पैसा लूटा जाएगा। आज गरीब इलाज नहीं करा पा रहा है। इन बीजेपी के लोगों ने 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश में एक भी कोई ऐसा जिला अस्पताल नहीं बनाया जिसमें गरीब का फ्री इलाज हो जाए। समाजवादी सरकार थी, फ्री इलाज गरीबों को मिलता था, मदद होती थी गरीबों की। इसी तरह पुलिस के लिए 100 नंबर दिया था रिस्पांस सिस्टम, फोन मिलाकर के पुलिस पहुंचती थी। और जब से 100 नंबर बीजेपी वालों ने 112 कर लिया, अगर बीजेपी वालों ने 100 का 112 किया तो हमारी पुलिस को भी लगा कि हमारा भी रेट बढ़ जाना चाहिए। बताओ, रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? लूट है कि नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हैं। अभी तक तो हम लोग सुनते थे और फिल्म में देखते थे कि पुलिस चोर को पकड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा भी देखने को मिला जहां पर पुलिस चोर पुलिस को पकड़ रही है। कोई एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी ने किया। और ये कभी कभी हमारे खाकी वर्दी वाले गुस्सा दिखाते हैं, हम इन्हें भी कहना चाहते हैं, अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो इनकी नौकरी 3 साल की कर देगी बीजेपी। ये भी आउटसोर्स पे चले जाएंगे, ये लोग भी आउटसोर्स 3 साल नौकरी करेंगे, फिर आपके और हमारे साथ नारे और गांव में खेतों पे घूम रहे होंगे। मेरा ये साथी जो लैपटॉप दिखा रहा है, मैं आपसे कह सकता हूं ये बात, जहां कहीं भी किसी को किसी परिवार में और किसी भी वार्ड में नहीं बचा होगा जिसमें समाजवादियों को लैपटॉप ना पहुंचा हो। हम लोगों ने लैपटॉप बांटा था और आज भी चल रहा होगा। बहुत सारे साथियों के घर परिवार के किसी सदस्य में रहा होगा। और जब भी इसको ऑन करोगे तो हमारी और नेताजी की फोटो दिखाई देगी, दूसरे की नहीं दिखाई देगी। हमारे बीजेपी के सरकार के लोगों ने, मुख्यमंत्री जी लैपटॉप नहीं बांट पाए, उन्होंने पता नहीं कहां से एक थका हुआ स्मार्टफोन बांटा है। और जो तस्वीर हमारी आती थी, नेताजी की आती थी, उसकी भी नकल कर ली स्मार्टफोन में। और घिसते रहो तब चल पाता है, वो चल नहीं पा रहा है। अगर आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा होगा या हमारा विजन डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा तो हम लोगों ने क्या कहा है कि ये जो राशन मिल रहा है इससे हमारे गरीबों का स्वास्थ्य नहीं बेहतर हो रहा है। इस राशन में वो जो पौष्टिक चीज होती है वो नहीं दे पा रहे हैं। इधर शहरों में संपन्न लोग पैकेज का बड़ा बड़ा पैकेज आटा लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडेड आ गई हैं जो आटा बेच रही हैं। इसलिए हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अपने गरीब लोगों को पौष्टिक आटा भी देंगे और संग में डाटा भी फ्री देंगे, क्योंकि बिना डाटा के कुछ चलना नहीं है। बताओ, आज के जमाने में बताओ कहीं डाटा से कुछ कर सकते हो? और डाटा इसलिए जरूरी है कि मोबाइल से आप शॉपिंग कर रहे हो, मोबाइल से आप खाना मंगा ले रहे हो, कंप्यूटर से आप और काम कर ले रहे हो। तो इसलिए समाजवादियों ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि आटा तो देंगे ही देंगे फ्री, लेकिन इसके साथ डाटा भी देंगे, क्योंकि हर आदमी व्हाट्सएप चला रहा है। बताओ, व्हाट्सएप मोबाइल चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो? आटा चाहिए पेट के लिए और डाटा चाहिए दिन रात जो आप मोबाइल पे बैठे रहते हो 6-6 घंटे।
अभी आपने दिल्ली में अपने प्रधानमंत्री की बातचीत बिल गेट्स, उससे बातचीत में बहुत सारी बातचीतें की, लेकिन बिल गेट्स ने कहा कि जिस तरीके से डिजिटल डिवाइड है, कि जिनके पास साधन है, जो संपन्न हैं, उनके पास कंप्यूटर भी है और सुविधाएं भी हैं, ये जो खाई पैदा होती जा रही है इसको कम करना पड़ेगा, तभी हमारा गरीब आगे बढ़ पाएगा। तो उन्होंने डिजिटल डिवाइड के लिए कहा। और हम समाजवादियों को गर्व है, नौजवानों चाहे गूगल करके देख लेना, अमेरिका में बहुत सारे स्टेट, बहुत सारी सिटीज में अब सरकारें लैपटॉप दे रही हैं गरीब परिवारों को फ्री। सोचो, अमेरिका में आज दे रहे हैं गरीब परिवारों को फ्री लैपटॉप, कुछ शहरों में फ्री लैपटॉप दिया रहा है अमेरिका में। गूगल करके देख लेना आप, और बताओ 7 साल पहले समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था कि नहीं दिया था? इसलिए हम लोग आगे की सोचते हैं। बीजेपी के लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। इस नकारात्मक राजनीति को आप लोग खत्म करने का काम करना। इसलिए हम आपसे विशेष अपील और निवेदन करने आए हैं। हमारे नेता तो हैं ही जो सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मंच के जो नेता हैं वो तो सहयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक एक कार्यकर्ता हमारी पार्टी की मदद करना, चाहे हमारे ये पहलवान हो, चाहे वो सैनिक प्रकोष्ठ के पीछे बैठे हमारे जवान हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, और नौजवान साथी जो जोश में हमें दिखाई दे रहे हैं, और इतने जोश में कि खंबे पे चढ़ करके ऊपर आ गए हैं। इसलिए ये जोश आप बना करके रखना, क्योंकि संविधान बचाने का चुनाव है। आप मतदान के लिए सावधान रहना और अपने बूथ की चौकीदारी करना। बूथ की चौकीदारी करोगे कि नहीं करोगे आप? इसलिए मदद करना आप लोग। आज जो साथी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। जो साथी अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। और डॉक्टर कहां है वो, आदर्श जी के साथ जो आए हैं, मैं उनको विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं डॉक्टर साहब को बहुत पुराने साथी जो यूनिवर्सिटी और छात्र नौजवानों के साथ लगातार संघर्ष करते रहे, आज सभी साथी समाजवादी पार्टी में आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं जानता हूं यहां पर मेरठ में बहुत खेल का सामान बनता है, खेल के उद्योग को बचाने के लिए भी काम करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का खेल आप लोग खत्म कर दोगे। यहां पर उनका खेल खत्म होगा कि नहीं होगा? इसलिए नौजवानों, सब लोग मदद कर देना। सुनीता वर्मा जी को ऐतिहासिक वोट देकर के इन्हें जिताने का काम करना, क्योंकि समीकरण में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जो उनकी गारंटियां हैं वो सब घंटी हैं, जुमले से लंबी गारंटी है। हमारी गारंटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में दी है। हमें अपना संविधान बचाना है। जो मन की बात कर रहे हैं उनसे बचाना है। हमें अपना संविधान का से दे हुआ सम्मान बचाने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं नदीम चौहान जी, गौरव मेराज चौहान, आस मोहम्मद चौहान जी, सोनू रवनक, बाबूदीन, सद्दाम चौहान, गुलजार अलवी, नफीस कुरैशी जी,